Hello everyone, my name is Rajat and welcome to my new channel RM Equity. RM Equity में हम लोग सीखते हैं कि एक परफेक्ट स्टॉक आप कैसे ढूंढ सकते हैं, उस स्टॉक का आप क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं, उस स्टॉक का आप फाइनेंशियल मॉडल और उसका वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि ऑडिटर का रिपोर्ट कैसे एनालिसिस करते हैं और ऑडिटर का रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक ऑडिटर होता कौन है, उसको अपॉइंट कौन करता है। नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि ही इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, मींस वो ना ही कंपनी का एम्प्लॉय होता है और ना ही कंपनी का कोई रिलेटिव उसका कोई जान पहचान होता है। उसका काम है जस्ट गिव अ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये दोनों हम लोग एक एक करके सीखेंगे और ये समझ लेते हैं कि उसको अपॉइंट कौन करता है। बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में ऑडिट कमेटी होता है, उसका काम होता है मोस्टली इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना। ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस वो कभी नहीं देता। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि एक कंपनी में काफी ट्रांजैक्शन होता है। जस्ट टेक एग्जांपल, एक ऑडिटर को इनवॉइस ऑडिट करना है, बट एक कंपनी में काफी इनवॉइस ट्रांजैक्शन होता है। इट कैन बी रेंज अराउंड टू लाख एंड करोड़ ट्रांजैक्शन, एंड जो ऑडिटर को टाइम मिलता है वो काफी शॉर्ट टाइम मिलता है। मे बी इट कैन बी रेंज बिटवीन 1 month to 3 months। उसके बीच में उसको ऑडिट करना है एंड उसको अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस करना है, इसीलिए वो सैंपल ऑडिट करता है। मींस कि अगर 1 लाख का ट्रांजैक्शन है, वो मोस्टली 1 or 2% ही उसका ऑडिट करता है। उस बेसिस पे वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। अगर उस सैंपल में अगर उसको कुछ डिफेक्ट नहीं मिला तो देन ही विल गिव अ अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अगर उसमें कुछ उसको डिफेक्ट मिला तो उस बेसिस पे वो अपना परसेप्शन बनाता है कि कितना परसेंट कंपनी में डिफेक्ट हो सकता है। आपने बिग 4 का नाम सुना होगा, PwC, डेलॉयट, KPMG एंड EY का नाम आपने सुना होगा। अगर कंपनी का ऑडिटर अगर इन बिग 4 में से है एंड इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी हाई होता है, अगर कंपनी का ऑडिट किसी बिग 4 ऑडिट फर्म ने किया है कि बिग 4 के पास काफी वर्क फोर्स होता है एंड उनको टाइम मैनेजमेंट करना आता है। मींस कि अगर आपको 3 months के अंदर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है एंड वो इजीली कर सकते हैं बिकॉज दे हैव ह्यूज वर्क फोर्स। इट कैन बी रेंज बिटवीन 2 लाख to 3 लाख एम्प्लॉय उनके पास होता है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसके ऑडिटिंग प्रथाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। उन्होंने शाह धंधारिया को LLP, एक छोटी सी फर्म की नियुक्ति पर सवाल उठाया जो अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस जैसी बड़ी कंपनियों की ऑडिटर थी। यह फर्म अहमदाबाद स्थित है और इसमें केवल 4 पार्टनर और 11 एम्प्लॉइज हैं। हिंडनबर्ग ने सवाल उठाया कि इतनी छोटी और अनुभवहीन फर्म क्या वाकई इतनी बड़ी कंपनियों का सही ऑडिट कर सकती है। इसलिए ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ने से पहले एक बार लिंक्डइन या ग्लासडोर पर जाकर उस ऑडिट फर्म की वर्कफोर्स और पार्टनर्स की जानकारी जरूर जांच लें जो कंपनी का ऑडिट कर रही है, क्योंकि बड़ी ऑडिट फर्मों के पास एक बड़ा और अनुभवी स्टाफ होता है जिसकी मदद से वे बड़े सैंपल्स का ऑडिट अच्छी तरह से कर पाती हैं और छोटे या मिड साइज ऑडिट फर्मों की तुलना में बेहतर और अधिक विश्वसनीय आश्वासन रीजनेबल एश्योरेंस दे सकती हैं। अभी देखते हैं कि एक पब्लिक कंपनी में इतना क्यों रिक्वायरमेंट होता है ऑडिटर का रिपोर्ट एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। बेसिकली एक पब्लिक कंपनी में काफी इन्वेस्टर हो सकते हैं, जैसे आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर हो सकता है। सो इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है उसमें कोई गलती ना हो, फ्रॉड ना हो और वो जो रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो। जैसे कि कंपनी अगर US GAAP फॉलो कर रहा है तो उस पर जो स्टैंडर्ड्स है वो मीट अप कर रहा है कि नहीं, या IFRS फॉलो कर रहा है तो एज पर देयर IFRS स्टैंडर्ड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट है कि नहीं। एंड इससे और भी हेल्प होता है कि कंपनी को अगर मर्जर एंड एक्विजिशन करना है
एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और इंटरनल कंट्रोल को मैनेज करने का काम होता है, ये बेसिकली मैनेजमेंट करती है। और मैनेजमेंट कौन होता है? मैनेजमेंट बेसिकली एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज होते हैं। उन लोग का काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना और इंटरनल कंट्रोल को मैनेज करना। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है देन दे विल गेट डेफिनेटली इंक्रीमेंट, बोनस एंड स्टॉक बेस्ड ऑप्शन एज वेल एज अदर बेनिफिट ऑल्सो। अगर कंपनी ने एज पर स्टैंडर्ड अगर उतना परफॉर्म नहीं किया then they will get nothing. So there is most possibility of chance कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मैनिपुलेशन कर सकती है और इससे इन्वेस्टर का वेल्थ क्रिएशन डिस्ट्रॉय हो सकता है। अभी देखते हैं कि एक इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब है कि एक कंपनी का बिजनेस में कितना कंट्रोल है। अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल कंपनी में काफी स्ट्रांग है देन देयर इज लेस चांस ऑफ फ्रॉड एंड एरर। अगर साइमल्टेनियसली अगर कंपनी का कंट्रोल काफी लूज है, मींस कि काफी वीक है, देन देयर इज मोर पॉसिबिलिटी और वहां पर फ्रॉड होने का चांस काफी हाई है। लेट्स टेक अ एग्जांपल, ये कोई कंपनी है वो आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कंपनी के बुक ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी के पास 1 लाख का इन्वेंट्री होना चाहिए। जब मैनेजमेंट ने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया, मींस खुद जाके स्टॉक को काउंट किया वेयर हाउस में, तब उनको पता चला कि कंपनी के पास ओनली 90,000 है। 10,000 का जो बैलेंस है, डेफिसिट बैलेंस है, ये किसी का मैनेजमेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गया, क्या लॉस हुआ, कि थेफ्ट हुआ, चोरी हो गया। उसके कंपनी के पास कुछ आंसर ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है कि वीक कंट्रोल है? लेट अज्यूम कि जो वहाँ पर वर्कर्स है वही लोग वो आइसक्रीम खा लेते हैं, तो कंपनी उसमें कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। तो आपके पास क्या सोल्यूशन है इसका? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आपके हिसाब से जो सोल्यूशन है वो कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दें। लेट्स सी कि मेरे हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। बेसिकली आपको एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाना पड़ेगा और कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके वेयर हाउस में, टू चेक करने के लिए कि मतलब प्रोडक्शन एज पर रिक्वायरमेंट हो रहा है कि नहीं, जो स्टॉक है वहाँ पर है कि नहीं। जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, जो टॉम है वो एक कंपनी का ओनर है, उसका काफ़ी ट्रस्टवर्दी एक एम्प्लॉय है, उसका नाम है हैरी। टॉम हैरी पे आंख बंद करके भरोसा करता है और उसको अगर उसके बिजनेस में कुछ भी कैश आता है, कोई कैश जमा करता है या कोई कैश में ट्रांजेक्शन करता है, तो वो हैरी को बोलता है कि जाके बैंक में जाके डिपॉजिट कर दे। और जो हैरी है वो काफ़ी चालू इंसान है, वो कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करता है और कुछ अमाउंट अपने पॉकेट में रख लेता है। तो हैरी करता क्या है कि जैसे जस्ट टेक एग्जांपल, हैरी ने उसको 10 लाख रुपए दिए जाके बैंक में जाके डिपॉजिट कर दे, बट वो सिर्फ जाके 8 लाख कभी देता है, कभी 7 लाख देता है और बाकी का अमाउंट अपनी जेब में डाल देता है। तो दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ वीक इंटरनल कंट्रोल। इस सिनेरियो में टॉम को करना क्या चाहिए कि उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और BRS ऑडिट भी करना चाहिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का ऑडिट भी करना चाहिए उसको। जैसे कि बैंक से उसने अपना ट्रांजेक्शन मंगवाया, स्टेटमेंट मंगवाया और जो एंट्री होता है उसके ERP में, उससे उसको टैली करना चाहिए एवरी मंथ, एवरी वीकली बेसिस या मंथली बेसिस, एटलीस्ट मंथली बेसिस उसको एक बार करना चाहिए, जिससे कि उसका कंपनी में कंट्रोल बना रहे। ये होता है कि इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर का काम होता है कि इस पे भी अपना ओपिनियन दे कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं। दे कैन ऑल्सो सजेस्ट देम कि हाउ दे कैन इम्प्रूव इट। तो ये होता है कि इंटरनल कंट्रोल। अभी हम लोग देखते हैं कि ऑडिटर का ओपिनियन कितने प्रकार के होता है, मींस की टाइप्स ऑफ ऑडिटर ओपिनियन। बेसिकली जो ऑडिटर होता है वो 4 टाइप का ओपिनियन दे सकता है। पहले होता है कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन, सेकंड क्वालिफाइड ओपिनियन, थर्ड इज एडवर्स ओपिनियन एंड फोर्थ इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अभी एक एक करके देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है कि जो कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है वो अप्रोप्रिएट है, एज वेल एज उसमें कोई एरर या फ्रॉड नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर ओपिनियन। आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलाई कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आपको इन्वेस्ट करना है कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप वो कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट क्लियर ओपिनियन दैट ऑडिटर कैन गिव। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग ऑडिटर की रिपोर्ट पर कैसे रिसर्च करते हैं।
हम लोग LT कंपनी के लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट की मदद से अनक्वालिफाइड ऑडिटर ओपिनियन को समझना सीखेंगे। सबसे पहले हमें कंपनी की वेबसाइट पर जाना है, वहां से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या इन्वेस्टर्स टैब में जाकर एनुअल रिपोर्ट को खोल लेना है। फिर हमें PDF में इंडिपेंडेंट ऑडिटर नाम से सर्च करना है। कुछ देर सर्च करने के बाद हमें ऑडिटर की रिपोर्ट मिल जाएगी। चलिए अब इसे ध्यान से पढ़ते हैं। ऑडिटर अपनी राय स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों पर देता है। स्टैंडअलोन का मतलब होता है सिर्फ एकल कंपनी की रिपोर्ट, जबकि कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कंपनी और उसकी सभी सहयोगी कंपनियों, ग्रुप ऑफ कंपनीज की संयुक्त रिपोर्ट। Let's read the standalone auditor's opinion. We have audited the accompanying standalone financial statements, balance sheet, the statement of profit and loss, the statement of cash flows, and the statement of changes in equity and notes to the financial statements. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, give a true and fair view in conformity with the Indian accounting standards. This type of information is called unqualified or clear opinion, where the auditor is giving reasonable assurance by expressing opinion. Now let's go to page number 518 for the auditor's opinion on the consolidated financial statement. Here also auditor is giving an unqualified opinion. अभी देखते हैं कि क्वालिफाइड ऑडिटर ओपिनियन क्या होता है। क्वालिफाइड ऑडिटर ओपिनियन में भी जो मैनेजमेंट अपना फाइनेंशियल स्टेटमेट जो प्रेजेंट किया है वो भी फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड है, वो भी फेयरली प्रेजेंट एंड एप्रोप्रिएट है, बट एक्सेप्ट सम आइटम। मतलब कि उस आइटम को अगर हटा दिया तो आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं एंड आप अपना इन्वेस्टमेंट भी चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं जस्ट टेक एग्जांपल कि कोविड-19 का टाइम है तो कंपनी ने अपना वेयर हाउस में इतना इंस्पेक्शन नहीं किया और ऑडिट नहीं किया, एंड जब उसका कंपनी का ऑडिट हुआ तो ऑडिटर ने हाईलाइट किया कि आपका अपने रिकॉर्ड में लिख के रखा है कि 1 लाख का प्रोडक्ट है, बट वेयर हाउस में हम लोगों ने चेक किया तो वी गॉट 94,000 पर आइटम प्रोडक्ट। तो आप इस आइटम सो बैलेंस शीट में देयर इज सम काइंड ऑफ डेफिसिट ऑफ 6,000 इन इन्वेंटरी। अगर आप इसको करेक्ट कर लेते हैं तो आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आप इस पर फुल्ली रिलाई कर सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि थर्ड काइंड ऑफ ऑडिटर ओपिनियन जो है एडवर्स ओपिनियन। ये काफ़ी नेगेटिव काइंड ऑफ ओपिनियन है। इसका मतलब ये है कि ऑडिटर को लगता है कि जो मैनेजमेंट ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है तो वो एप्रोप्रिएट नहीं है, उसमें फ्रॉड और एरर है, और ऑडिटर को कुछ ऐसा एविडेंस मिला है कि उसके बेसिस पे वो ये कह सकता है कि जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी ने एज पर स्टैंडर्ड, एज पर रेगुलेशन नहीं बनाया है। आप इसका वो अपने हिसाब से ओपिनियन दे रहा है कि उसके हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है और इनएप्रोप्रिएट है। आपको आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलाई नहीं कर सकते। जस्ट टेक एग्जांपल, बायजूस की FY22 की रिपोर्ट पर ऑडिटर डिलॉयट ने एडवर्स ओपिनियन दिया था। ऑडिटर ने कहा कि कंपनी ने कुछ महत्वपूर्ण रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को सही तरह से रिकॉर्ड नहीं किया। बायजूस एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है जहां कोर्स बेचते समय कंपनी एडवांस में पैसे लेती है। ये कुछ हद तक नेटफ्लिक्स की तरह है। जब आप नेटफ्लिक्स का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपसे पहले ही पूरा पैसा ले लेता है, लेकिन नेटफ्लिक्स तब तक उस पैसे को रेवेन्यू नहीं मानता जब तक आप उसकी सर्विस को उपयोग कंज्यूम नहीं कर लेते। यानी जैसे आप महीने भर में कंटेंट देखते हैं वैसे वैसे नेटफ्लिक्स उसका रेवेन्यू मानता है। 1 महीने बाद जब सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है तभी पूरा रेवेन्यू मान्य होता है। बायजूस छात्रों को 2-3 साल के लर्निंग कंटेंट प्लस टैबलेट पैकेजेस अपफ्रंट बेचता था। पैसा एक साथ ले लिया जाता था, लेकिन कंटेंट का उपयोग धीरे धीरे होता था। बायजूस ने पूरे दूसरे 3 साल का रेवेन्यू एक साथ पहले साल में रिकॉग्नाइज कर लिया।
भले ही सर्विस धीरे धीरे दी जाती थी। ये इंड एस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स का उल्लंघन है, जो कहता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड ओवर टाइम, नॉट अपफ्रंट। इससे कंपनी ने अपना रेवेन्यू ज्यादा दिखाया ताकि इन्वेस्टर्स को बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल लगे, लेकिन डिलॉयट ऑडिटर ने FY22 रिपोर्ट पर एडवर्स ओपिनियन दिया क्योंकि BYJU's का रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड न केवल अनरिलायबल था बल्कि मिसलीडिंग भी था, यानी यह असल स्थिति को छुपाने वाला था। एडवर्स ऑडिटर रिपोर्ट के बाद जिस कंपनी की वैल्यू $22 बिलियन थी, आज वो घटकर सिर्फ $24 मिलियन के आसपास रह गई है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि लास्ट काइंड ऑफ ऑडिटर ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अभी इसको देखते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल से देखते हैं। हाय, मेरे को ना कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है और मेरे को कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या मेरे को कंपनी का लास्ट 3 ईयर का इनवॉइस मिल सकता है क्या? सॉरी मिस्टर ऑडिटर, हम लोग क्या करते हैं ना कि हर एवरी ईयर भी डिस्पोज कर देते हैं, यू नो द पेपर कॉस्ट। Sorry for that. Okay, can I talk with the CEO of the company? Sorry, Mr. Auditor. He is currently not available right now. Okay, can I visit to your plant? तो मैं थोड़ा physical verification भी कर सकता हूँ। Look, Mr. Auditor, you can't. Actually, हम लोग के पास कुछ confidential information है, वो जो हम disclose नहीं करना चाहते। Sorry for that. इस सिनेरियो में आपको कुछ रियलाइज हुआ? ऑडिटर अपना काम करने के लिए जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांग रहा है, उसके साथ कोई भी एम्प्लॉय अच्छे से कोऑपरेट नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये हो गया कि ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है क्योंकि उसके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, कंपनी उसको प्रोवाइड नहीं करवा रही। मे बी कंपनी कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहती और कुछ हाइड करना चाहती है। सो इस बेसिस पे ऑडिटर बोल रहा है कि उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा रही है और इस बेसिस पे वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सो इन दिस सिनेरियो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है कि उसके पास इतना एविडेंस नहीं है कि वो इस कंपनी का ऑडिट कर सकता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब हम लोग प्रैक्टिकल उदाहरण से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को समझेंगे। इसके लिए हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑडिटर रिपोर्ट का उदाहरण लेंगे। Here, the auditor is expressing a disclaimer of opinion because the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence. The auditor also provided the reason for the disclaimer of opinion: company's exposure to rupees 6,503 crores. The company had also provided corporate guarantees aggregating to rupees 1,216 crore. This concludes that the company is exposed to financial risk, and I can also see litigation. Let's move to the next page. Now we will read material uncertainty related to going concern. The company has outstanding obligations to lenders, and the company is also a guarantor for its subsidiaries whose loans have also fallen due, which indicates that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. Now let's conclude with the given information. The auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to express an opinion on whether the financial statement is free from material misstatement. So I can't use its financial statement to make any decision about whether to buy its shares or sell it. And its financial statement will not give me a true and fair view of the company. It is useless to build any research and valuation report, and it's better to look for another investing opportunity. Before investing, कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते समय हम लोग कंपनी के पिछले 10 सालों के ऑडिटर रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे, जिससे हमें कंपनी की गवर्नेंस, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिति के बारे में और गहराई से जानकारी मिल सके। यहाँ पर हम लोगों का वीडियो अभी खत्म होता है। याद रखिए, नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमेशा एक चेकलिस्ट आप बना के रखिए
अगर जैसे हम लोगों ने अभी आज सीखा कि हाउ टू एनालाइज ऑडिटर रिपोर्ट, जैसे ही इसका आफ्टर एनालिसिसिंग द रिपोर्ट, अगर ये आपको सही लगता है देन टेक अ राइट एंड मूव इट टू नेक्स्ट क्वालिटी चेक। ऐसे करके हम एक एक करके सारा क्वालिटी चेक पूरा करेंगे, फिर फाइनेंशियल रिसर्च करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कुछ सजेशन देना हो देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।